मॉर्निंग। अल्टरनेटिंग करंट का छठवां लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने एलसी ऑसिलेशन के बारे में पढ़ा, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप यह तो मान के चलिए कि ऑसिलेशन के केस में मैक्सिमम करंट फ्लो होगी। अगर एलसी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगी तो आप टाइम पीरियड यहां से निकालेंगे t इक्वल टू 2π/ओमेगा और ओमेगा की वैल्यू आप ओमेगा इक्वल टू 1/√LC से निकालेंगे। और ये चीज आप याद रखिए, हमेशा हमेशा याद रखिए कि पहली बार करंट या वोल्टेज अपने मैक्सिमम पे टाइम पीरियड के 1/4 T/4 पे आता है। कहीं लिख लीजिएगा, पहली बार। जहां तक लिखे थे उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे। पहली बार करंट या वोल्टेज T/4 समय में अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचता है। ठीक है, तो अगर आप कहीं से कैसे भी करके टाइम पीरियड निकाल पाए तो T/4 टाइम पे वो अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। नीट का 2018 में इसका क्वेश्चन, उसमें आपको एक एलसी सर्किट दिया गया था, लिखा था कि t बराबर 0 पर कैपेसिटर के पास मैक्सिमम एनर्जी थी। इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज था। और अगर चार्ज था तो हमें बहुत ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, समय है कैपेसिटर का डिस्चार्ज। कैपेसिटर की वैल्यू भी दी थी कुछ, कितना दी थी शायद 5 या 50 माइक्रोफैराड ऐसा कुछ दिया था और ये 1 पे था। 1 मिली हेनरी ये था शायद। और ठीक है, वैल्यू पे क्या समझ लेते हैं, ऐसा कुछ है ना, बहुत ज्यादा वो नहीं। और 5 माइक्रोफैराड ये था, 5 माइक्रोफैराड, ठीक है। और 1 हेनरी इसको देते हैं, ज्यादा 1 हेनरी इसको, ऐसा कुछ मान लीजिए ये था। पूछा गया था कि बताइए कि कितने समय बाद इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो होगी वो मैक्सिमम, आफ्टर हाउ मेनी टाइम, एट व्हाट सेकेंड, एट व्हाट टाइम, एट विच टाइम करंट इन सर्किट विल बी मैक्सिमम। बढ़िया क्वेश्चन, जेई में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई आसान सा क्वेश्चन ये नहीं था कि नीट में आया था तो जेई में नहीं, हमारे ख्याल से एम्स में आया हुआ क्वेश्चन होगा। तो एम्स के लेवल वैसे भी जेई में है, एम्स का ही है, 2018-19 का एम्स का क्वेश्चन। तो कुछ नहीं, क्योंकि एल और सी सर्किट में दिख रहे हैं इसलिए ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। आप ये चीज मन में बैठा लीजिए, रेजोनेंस वह कंडीशन है जिस पर मैक्सिमम करंट फ्लो होती है, चाहे सर्किट जो भी हो, चाहे एलसी हो चाहे आरएलसी हो। रेजोनेंस की कंडीशन में मैक्सिमम करंट फ्लो होती है। आप लिख लीजिएगा कहीं पे, रेजोनेंस की कंडीशन में मैक्सिमम करंट फ्लो होती है। तो हम तुरंत अपने मन में ये था कि अगर हम टाइम पीरियड इस सर्किट का निकाल लें तो T/4 पे मैक्सिमम करंट होगी। ठीक है, तो टाइम पीरियड निकालने का अपने पास एक उचित तरीका ये होता है 2π/ओमेगा। अब समस्या ओमेगा की, तो कोई बात नहीं, एलसी सर्किट ऑसिलेशन का रेजोनेंस की कंडीशन में ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। तो 1/L की वैल्यू 1 और C की वैल्यू 5 × 10⁻⁻⁶ क्योंकि माइक्रो हेनरी था। अच्छा, इसको भी 5 ही मान लेते हैं, इसको भी 5 ही मान लेते हैं, ठीक है। इसको भी 5 ही मान लेते हैं, 5 हेनरी उसको मान लेते हैं, ठीक है, उसको भी हम 5 हेनरी मान लेते हैं। तो जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए, और शायद ऐसे डाटा था ही, उसमें डाटा ऐसे ही था। तो 1/, ये हो जाएगा 25 × 10⁻⁻⁶, that is 1/5 × 10⁻⁻3, that is 1000/5 = 200।
ओमेगा कितना आया 2, ठीक है, ओमेगा आया 2, ओमेगा मिल चुका है तो यहां से हम निकाल लें, तो टी कितना आ जाएगा, टी कितना आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, तो पाई बाय 100 ये आ जाएगा टाइम, यही ना, ठीक तो दिख रहा, हाँ, टी यहां से निकाल लेंगे और उसके बाद टी बाई 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो लीजिए भाई ओमेगा निकालना अपना मेन खेल था, ओमेगा हमने निकाल लिया, ओमेगा इक्वल टू 1/L की वैल्यू 5 रख दिया ना, सी की वैल्यू ये रख दिया 5 5 25, ये बाहर गया 5 × 10 to the -3, 10³ ऊपर चला गया, 1000 बन गया अपॉन ये 5 रहा ही, तो ठीक है 200 रेडियन पर सेकंड जो भी आया ये ओमेगा आ गया अपना, तो t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा रख दें, ठीक है, t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा रख दिया, तो t इक्वल टू कितना आ गया, t इक्वल टू कितना आ गया पाई बाय 2 पाई बाय 200, 2 पाई बाय 200, ये कट गया, t इक्वल टू कितना बचा पाई अपॉन 100, तो कितने सेकंड में मैक्सिमम करंट कब होगी T/4, मैक्सिमम करंट होगी T/4, मैक्सिमम करंट होगी T/4 पे, तो ये होगा 5/400। वो एम्स वाला जो क्वेश्चन था उसमें डाटा ऐसा सेट था कि ये 00 भी नहीं था, Pi/4 उसका आंसर था, तो कहीं ये डाटा में शायद मिली हेनरी लिख दिया हो या कि कहीं पे जो सा एडजस्ट किया हो, है ना, तो Pi/4 उसका आंसर था, ठीक है, अपने में मतलब डाटा मुझे ठीक से आती, तो ऐसा ये सेम ही क्वेश्चन था, डाटा का फर्क है बस। तो देखिए रही जी लेवल का अच्छा क्वेश्चन एलसी से बन सकता है और सिलेक्शन से जो भी बनेगा यही बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। आगे से सीरीज सर्किट बोर्ड के हिसाब से भी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट, कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं खूब तरह तरह के। आरएलसी, एलसीआर, सीएलआर जो भी मन को कहते हैं। सीरीज मान लेते हैं कि एक रजिस्टर, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में जोड़े गए। रजिस्टर R, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C और इंडक्टर का इंडक्टेंस L। V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी की सप्लाई दी गई है। सप्लाई देने से इसमें करंट फ्लो हुई है जिसके कारण वोल्टेज ड्रॉप हुआ है VR, VL और VC। आप जानते हैं कि VR की वैल्यू होगी IR, आप जानते हैं कि VL की वैल्यू होगी IXL और VC की वैल्यू होगी IXC। इसके बाद काम आता है फेजर डायग्राम का। फेजर डायग्राम जब आप बनाने जाओगे तो आप जानते हैं कि पहले आप करंट बनाएंगे, इसके इसी क्रम में आप VR बनाएंगे। कैपेसिटर का वोल्टेज 90 डिग्री लैग करेगा, इंडक्टर का वोल्टेज 90 डिग्री लीड करेगा। आप सक्षम हैं XL XC निकाल पाने में। अगर XL बड़ा हो जाए XC से तो आप कहेंगे कि VL बड़ा हो जाएगा VC से। इस केस में जो फेजर डायग्राम बनेगा वो VL माइनस VC ऐसे लिख सकते हैं, करंट ऐसे ही रहेगी और VR ऐसे। इस तरह दो वोल्टेज एक दूसरे से 90 डिग्री पे, उनका रिजल्टेंट ऐसे कहीं जाएगा, इसे कहते हैं रिजल्टेंट वोल्टेज। रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट के बीच का जो एंगल बनेगा उसे कहते हैं फेज डिफरेंस। खूब अच्छे से जानते हैं। रिजल्टेंट वोल्टेज की हेडिंग लेंगे। रिजल्टेंट वोल्टेज की हेडिंग लेंगे V इक्वल टू अंडर रूट VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। कोई टेंशन नहीं है, अगर XC बड़ा हो जाता तो VC माइनस VL करते, फाइनली स्क्वायर ही करना था, उसकी बहुत टेंशन नहीं है। इंपीडेंस निकालने के रास्ते पे हम आगे बढ़ चुके हैं। VL को आप IXL लिखेंगे,
इसका होल स्क्वायर, सॉरी ये माइनस आई एक्स सी, इन दोनों का स्क्वायर प्लस आई आर का स्क्वायर और इनका अंडर। आई 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 हर जगह से आई, तो बाहर आई, बचा एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। आप छोड़ सकते हैं एक्स एल एक्स सी आप पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत न्यूमेरिकल्स पे यहाँ पे कैलकुलेट करने का नहीं रखेंगे। अगर हाँ फार्मूला ऑप्शन ऐसे पूछता है तो अक्सर तो आप ओमेगा एल और एक्स सी को 1 अपॉन ओमेगा सी रख के एक नए फार्मूले का इजाद कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ नहीं कर रहे। ठीक है, इम्पीडेंस, अगर इसी को आप आगे बढ़ाओ तो v अपान आई इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो v अपान आई को कहते हैं z, एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये है इम्पीडेंस। अगर आप फिर डिफरेंस की बात करेंगे, ये वाला चित्र अगर आप बनाने का प्रयास कर रहे थे, ये था वी आर, ये था वी एल माइनस वी सी, और इसी के इस क्रम पे था v, और ये इसी ऑर्डर पे था i, और यहाँ पे था फाई। आप tan फाई जब निकालोगे, आप tan फाई जब निकालोगे तो tan फाई कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर वी एल माइनस वी सी अपान वी आर। सभी वैल्यूज को एक बार फिर से रिपीट करेंगे, सभी वैल्यूज को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। आप tan फाई लेके आओगे, वी एल को लिखोगे आई एक्स एल, इसको लिखोगे आई एक्स सी अपान इसको लिखोगे आई आर। आपको tan फाई मिलेगा एक्स एल माइनस एक्स सी अपान आर। एक्चुअल में एल आर पर तथ्य में tan फाई मिला था एक्स एल अपान, आरसी सर्किट में मिला था एक्स सी अपान, क्योंकि यहाँ एल और सी दोनों है, दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पे होते हैं, एक को बड़ा मानकर दूसरे को उसमें घटा के रिजल्टेंट वोल्टेज ले आएंगे, नीचे तो आर ही होना है। इसलिए आरएलसी का जब हम फाई निकालेंगे, tan फाई एक्स एल माइनस एक्स सी चाहे एक्स सी माइनस एक्स एल, फर्क इस बात पे पड़ेगा कि बड़ा अपान। यहां से आप फाई की वैल्यू लेंगे tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपान आर। एक बहुत भयंकर रिजल्ट यहां से आ सकता है अगर आप एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू लिखने पे उतर जाएं। और वही जेमेस 2018 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, द फेज डिफरेंस इन एलसीआर सर्किट इज, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, और वो बड़ा भयंकर सा ऑप्शन दिया था। कब वो ऑप्शन कब तैयार होगा, जब आप वैल्यू रखने पे आओगे ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी अपान आर। इस तरह से कोई ऑप्शन इसी तरह भी नहीं था, वो ऑप्शन कुछ ऐसे था, tan इनवर्स ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1 अपान ओमेगा आर सी, ऐसे करके कुछ बड़ा भयंकर सा ऑप्शन बना था। तो बहुत टेंशन की बात नहीं है, आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, जो पूछेगा देखिए। अगर आपके पास फाई है तो आप कॉस फाई निकाल सकते हैं, जैसे हम वहां निकालते थे। पावर फैक्टर यहां से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, पावर फैक्टर यहां पे लेके आते हैं। पावर फैक्टर अगर आप ट्रायंगल बनाना चाहें, तो ये होता है फाई, ये होता है एक्स एल माइनस एक्स सी, और ये होता है आर, और इधर होता है इम्पीडेंस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ये। तो यहां से आप कॉस फाई लेके आओगे, कितना लेके आओगे, आर अपान कॉस फाई लेके आओगे आर अपान जेड। हमेशा हर सर्किट के लिए कॉस फाई आर अपान जेड, हमारे सर्किट में यही कहे कॉस फाई इक्वल टू आर अपान जेड। और जेड की वैल्यू आपको याद ही होती है, जेड की वैल्यू आपको याद होती है एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये है कॉस फाई की वैल्यू। आप चाहें तो एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू रखें, और बड़ा भयंकर रिजल्ट आप लेके आ सकते हैं यहां से भी। तो कॉस फाई पावर फैक्टर के मतलब याद ना रखें, कुछ होता क्या है ये समझें, ठीक है। कॉस फाई आप मैक्सिमम करंट भी यहां से निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, मैक्सिमम करंट आप निकाल सकते हैं। मैक्सिमम करंट
कितना आ जाएगी, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड, और जेड भी आपको पता है। ठीक है, सारा चीज आपके सामने है, जो भी एलसीआर सर्किट में हो सकता है सब कुछ आपके सामने है। क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से ना बनेगा, कुछ नया थोड़ी पूछे। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा माइंड आपको लगानी होती है। बिठा रहा हूं, तो क्योंकि इस सर्किट में भी, क्योंकि जो हमने सर्किट बनाया है इस सर्किट में भी एल और सी एक साथ आ गए हैं, इसलिए रेजोनेंस होना यहां भी चाहिए, इसलिए रेजोनेंस यहां भी होगा। और रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ, रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ, रेजोनेंस का मतलब हुआ कि XL XC के बराबर हो गया। एक बार फिर से ओमेगा L 1 ओमेगा C के बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर 1 LC के बराबर होगा, ओमेगा 1/√LC। और इस तरह से फ्रीक्वेंसी 1/2 1/√LC की। 4-5 अंडर रूट ना लगाएं, एक ही अंडर रूट में काम करेंगे। ठीक है, 1/2 LC रेजोनेंस से इम्पीडेंस। अच्छा, रेजोनेंस के केस में अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं दो रेजोनेंस सर्किट की बात करूं, एलसी सर्किट में भी रेजोनेंस हुआ था, अगर मैं आपको थोड़ा एलसी पे ले जाऊं तो एलसी का जो जेड आया था वो आया था XL - X। अगर XL XC के बराबर हो जाए एट रेजोनेंस यहां Z0, तो आई लगभग ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए। जो एम्स वाला क्वेश्चन था वहां एक माइंड यहां से भी जानी चाहिए थी कि एलसी सर्किट है, अगर रेजोनेंस हो जाएगा तो करंट लगभग कहां पहुंच जाएगी, इनफाइनाइट। वो यही पूछा था कि मैक्सिमम करंट कब हो, तो मैक्सिमम इनफाइनाइट से ज्यादा अब क्या होगा। ठीक है, लेकिन आरएलसी के केस में जो जेड होता है वो होता है XL - XC का स्क्वायर प्लस R। यहां रेजोनेंस में XL XC के बराबर अगर हो जाएगा तो केवल बचेगा R², केवल बचेगा R। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछा गया है, आदमी रटते हैं, है ना, रटते हैं। एलसी सर्किट में रेजोनेंस के केस में इंपीडेंस 0, और एलसी सर्किट के रेजोनेंस के केस में इंपीडेंस रजिस्टर के बराबर आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं और लिख देते हैं कि एलसी सर्किट में रेजोनेंस के केस में रेजिस्टेंस, अरे एलसी नहीं तो रेजिस्टेंस है कहां, है ना। तो रटे नहीं, केवल समझें और एनालिसिस करें कि क्या है रेजोनेंस का केस। और रेजोनेंस के केस में ये एक और भाव से कह सकते हैं कि रेजोनेंस के कंडीशन में या कि आरएलसी सर्किट के कंडीशन में रेजोनेंस वह कंडीशन है जिस पर पूरे सर्किट का इंपीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। इस पे पूरे सर्किट का इंपीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है और XL XC कोई मायने नहीं रखता, वो रेजोनेंस की कंडीशन है। इस स्थिति में जो करंट बहेगी वो सिर्फ ये बहेगी, जो सर्किट में आई आरएमएस जाएगी वो भी RMS/R। RMS कैसे निकालेंगे, भी से सप्लाई यहां दिए थे तो वहां से निकाल ही लेंगे। ठीक है, ये है सर्किट की कंडीशन। ठीक, मैं एक ग्राफ बनाता हूं ऑसिलेशन का आरएलसी सर्किट के लिए स्पेशली, उसको आप उसी तरह याद रखेंगे, बहुत ज्यादा सोच विचार करने के प्रयास पे नहीं रहेंगे। यहां फ्रीक्वेंसी और यहां करंट के बीच हम ग्राफ बना रहे हैं। जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो करंट भी 0 ही रहेगी, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है।
हम थोड़ा ऊपर से बनाते हैं कुछ फ्रीक्वेंसी को लेकर। हमने 3 ग्राफ बनाया है। ये है ओमेगा नॉट मैक्स, ओमेगा नॉट मतलब रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी। ओमेगा नॉट क्या है? रेजोनेंस वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, अब ये बात नहीं कर रहे हैं। ओमेगा नॉट है, ये वाली वैल्यू है रेजिस्टेंस R3 पे, ये वाली वैल्यू है रेजिस्टेंस R2 पे, ये वाली वैल्यू है रेजिस्टेंस R1। ठीक है, आप याद रखिएगा इसमें R1 सबसे बड़ा, इसमें R1 सबसे बड़ा है। अगर R1 सबसे बड़ा, रेजिस्टेंस बहुत मैटर करता है कि आप ट्यूनिंग कैसे, आपका बैंडविड्थ कैसे, हर एक अपने वैल्यू पे इधर उधर। मैं आगे से ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं, अगर सिंगल ग्राफ बनाते तो मैं अगर सिंगल ग्राफ बना रहा इस चीज को तो केवल एक रेजिस्टेंस पे बनाते, है ना, केवल एक रेजिस्टेंस पे, तो इधर उधर 2 फ्रीक्वेंसीज और होती हैं, और दोनों के अंतर को बैंडविड्थ कहा जाता है। बैंड चौड़ाई कहा जाता है। अच्छी ट्यूनिंग के लिए मानी जाती हैं। डेल्टा ओमेगा को कहते हैं बैंडविड्थ। क्या कहते हैं? बैंडविड्थ। डेल्टा ओमेगा को कहते हैं बैंडविड्थ। याद रखेंगे, डेल्टा ओमेगा को कहते हैं बैंडविड्थ। मान लीजिए कभी ग्राफ बना के ऐसे पूछ लिया बैंडविड्थ, है ना, तो बैंडविड्थ क्या होती है, बैंड चौड़ाई क्या होती है, जिन 2 फ्रीक्वेंसीज के बीच में ऑसिलेट होते हैं उसे बैंडविड्थ कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ट्यूनिंग मतलब अच्छे से सिग्नल कैच करे, है ना। जैसे पहले बाजा वाजा चलाते थे रेडियो में तो खड़खड़ाए नहीं, एकदम बिल्कुल स्पष्ट आवाज है। तो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी ट्यूनिंग है। ठीक है, तो ट्यूनिंग एक्चुअल में जो हम बाजा का वो घिर्री घुमाते थे चैनल पकड़ाने के लिए, वो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चेंज कर रहे हैं। वो वेरिएबल कैपेसिटर अंदर लगे होते हैं, तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चेंज करके हम ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। क्यों? अच्छा, ट्यूनिंग 1/R √L/C, ये होता है क्यू फैक्टर। क्या होता है? क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। ट्यूनिंग इज डिसाइडेड बाय क्वालिटी फैक्टर। कौन सा फैक्टर? क्वालिटी फैक्टर। केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन फैक्टर नहीं, क्वालिटी, है ना। कितनी अच्छी क्वालिटी है सिग्नल की, वो किस चीज से डिफाइन होगी? जितना बढ़िया क्यू आएगा उतना बढ़िया ट्यूनिंग होगी। अगर क्यू ज्यादा तो ट्यूनिंग ज्यादा, अगर क्यू ज्यादा तो ट्यूनिंग ज्यादा। ये भी क्वेश्चन आपको एल और सी, RLC की वैल्यू दिया था, क्वेश्चन RLC की वैल्यू दिया था। 4 ऑप्शन है, पूछा था बताइए किसमें सबसे बढ़िया ट्यूनिंग है, तो आपको चारों ऑप्शन चेक करना था और बताना था जिसमें क्यू फैक्टर सबसे ज्यादा है उसकी बढ़िया ट्यूनिंग। यही था क्वेश्चन आया था। देखिए ये ग्राफ याद रखिएगा, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस सबसे बढ़िया नीचे की बढ़िया कम करंट में ट्यून दे देगा, बढ़िया, है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी का वेस्ट नहीं करेगा, एनर्जी का ही करंट ज्यादा लेगा। इसका मतलब क्या हो? एनर्जी ज्यादा ले रहा है ना, तो बढ़िया। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हिसाब से काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल लेते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन RLC पे। एक RLC सर्किट आपके सामने प्रदर्शित है। रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं कह रहा हूं 3 ओम है। इंडक्टर की वैल्यू मैं कहता हूं 0.14 हेनरी है, और 500 माइक्रोफैरड के लिए मैं कैपेसिटर कहता हूं। 500 माइक्रोफैरड को कैपेसिटर कहता हूं, बल्कि 0.14 मिली हेनरी कह देते हैं। ठीक है,
हम कहते हैं कि v इक्वल टू 10 साइन 3t प्लस 27 डिग्री का ये सप्लाई था, ठीक है। 10 साइन 3t प्लस 27 डिग्री का सप्लाई। हम आपसे सब कुछ चाहते हैं, जो जो आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूं क्या क्या निकाल सकते हैं इस गिवन डाटा से सर्किट में, जो श्रद्धा होगी वो पूछ। देखिए सबसे पहला चीज कि हम अपने दिए हुए डाटा को एनालिसिस करें। 3t प्लस 27 डिग्री, बहुत ज्यादा फर्क इस बात पे नहीं पड़ता कि 27 डिग्री क्या है, फर्क इस बात पे पड़ता है कि v0 10 है और ओमेगा 3। अगर v0 आपको पता है तो वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू आप सबसे पहले निकाल सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो देख सकते हैं, जबकि अभी जरूरत नहीं दिख रही। दूसरे चीज पे आपका धर्म है निकालना XL, जो कि होगा ओमेगा L, मतलब 3 इंटू 0.14 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, और सब कुछ मिला के आएगा ओम। 4.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 ओम की वैल्यू आएगी XL की। तीसरा चीज आप XC निकालोगे, XC आएगा 1/ओमेगा C, 1/ओमेगा C आएगा 1/3 इंटू C की वैल्यू 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ये आ जाएगा 1000/1.5, 1000/1.5। जो भी आएगा। टू हंड्रेड अपॉन 3 ओ, ठीक है। XC है, मतलब XL की वैल्यू कुछ कम लग रही हो तो आप और देख सकते हैं मेरे हिसाब से थोड़ा, है ना, या कि कुछ ऐसा वैल्यू इस हिसाब से एडजस्ट हो जाए कि इतना ज़्यादा अंतर तो नहीं आए, क्योंकि ये लगभग बहुत कम आ रहा है XL और XC बहुत कम आ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि मिली हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से मिली हटा देते हैं, ठीक, यहाँ से मिली हटा देते हैं, तो यहाँ से भी मिली ये हट जाएगा, तब कुछ संतोषजनक रहेगा, तब कुछ संतोषजनक रहेगा। 4.2 ओम ये है, लगभग 200/3 ओम ये, ठीक है। दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि XL बड़ा है XC से, सॉरी XC बड़ा है XL से, XC बड़ा है XL से, इसलिए VC बड़ा होगा VL से। मतलब क्या, इस पूरे सर्किट का नेचर कैपेसिटिव हो चुका है और इस स्थिति में करंट लीड कर जाएगी। अगर आपसे रिजल्टेंट करंट पूछा होता और आप हवाई में जो बोर्ड लेवल पे नॉर्मल डेरिवेशन होते हैं VL VC से बड़ा मान के कर दिया जाता है और फेज का फर्क आप कर देते और गलत। इसलिए ये चीज एनालिसिस करना ज्यादा जरूरी है कि पूरे सर्किट का नेचर कैसा है। तो सबसे पहला ये धर्म है कि आप XL XC कैलकुलेट करिए, उसके बाद कमेंट करिए। अगर XC बड़ा है तो कैपेसिटिव नेचर, XL बड़ा है तो इंडक्टिव नेचर। तब अगर कैपेसिटिव नेचर है मतलब करंट लीड कर जाएगी, और अगर इंडक्टिव नेचर होता तो वोल्टेज लीड कर जाएगा, ठीक है। VC बड़ा है VL से, VC बड़ा है VL से। अब हम क्या करें, फाई निकाल लेते हैं। क्या निकाल लें, फेज। तो फेज क्या होता है, tan इनवर्स XL माइनस XC, तो क्योंकि यहां XC बड़ा है इसलिए XC माइनस XL अपॉन R। तो tan इनवर्स XC आया है 200/3 माइनस XL आया था जो भी आया था
4.2 अपान आर आया है 3, tan इनवर्स 200 माइनस 12.6 अपान 9। 200 में 12.6 चला गया तो बचा 187.3 अपान 9। 187.4 अपान 9। ठीक, tan इनवर्स 28.8। अगर इस तरह भयंकर डाटा देता तो वैल्यू भी दे देता कि इसकी वैल्यू होती है, नहीं दिया हम नहीं जानते, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा आई नॉट निकाल सकते हैं, जेड निकाल सकते हैं, जेड निकाल सकते हैं कितना, एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो आप जेड भी यहां से कैलकुलेट कर सकते। कैसे कैलकुलेट, एक्स एल माइनस एक्स सी, एक्स एल नहीं, यहाँ एक्स सी बड़ा है तो एक्स सी माइनस एक्स, यहाँ एक्स सी बड़ा है तो एक्स सी माइनस एल। तो एक्स सी में एक्स एल आप घटाओगे तो घटा दीजिए कितना आएगा, जो भी आएगा। एक बार फिर से वही आएगा, ये वाला चीज एक्स सी माइनस एक्स एल आप करने जाओगे तो वही वाला चीज आएगा, 187.4 अपान 3 प्लस आर है 3 तो 9, ये ठीक, एक्स सी माइनस एक्स एल। ठीक, तो यहां से आप जेड निकाल पाओगे, 27 27 7 94 20 214.4/3, यह है जेड की वैल्यू। एट 8.5 के आसपास जो भी आएगा अप्रॉक्स, मतलब देख लीजिएगा, मैं क्लियर नहीं कह रहा हूं कितना ही आएगा, पर ठीक है ऐसे ही आएगा कुछ। ठीक है, 8.5 के आसपास आना। जेड आपको मिल गया, आप मैक्सिमम करंट निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हो, V नॉट अपान जेड। तो V नॉट आपके पास था 10 और जेड है 8.5, 1.2 के आसपास ही आ जाएगा, 1.18 के आसपास एम्पियर में करंट आ जाएगा। मैक्सिमम करंट है, फेज है, सब कुछ है, तो क्या आप करंट की इक्वेशन लिखी जा सकती है? हाँ लिखा जा सकता है। कैसे? आई इक्वल टू करंट के साथ टाइम के साथ आई का जो फंक्शन है कितना आएगा, आई नॉट। तो आई नॉट है 1.18, या कि आप नहीं ज्यादा जान रहे हो तो 100/85 को लिख ही सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब 20/17 तो लिख ही सकते हैं। ये वही है ना, 20/17 ही तो है। तो साइन, बाकी उसका फेज पुराना जो है तो है। अब इसके फेज में लीड करें कि लैग करें, तो करंट लीड करेगी क्योंकि कैपेसिटिव नेचर है, तो प्लस के साथ आएगा। जो भी इसका फेज आया था tan इनवर्स 20.8 जो भी आया, tan इनवर्स 20.8, ये है करंट की। अगर पावर पूछता तो VRMS IRMS cos phi, जो कि आज हम देखें पूरे सर्किट का पावर अगर पूछता, पूरे सर्किट में कितना पावर कंज्यूम। अच्छा, अब अलग अलग इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं, IXL, आई क्या, RMS वाली, कौन सी, RMS वाली। तो अगर आपको आई पता है तो आई नॉट आप निकाल सकते हैं √2, तो IRMS XL, IRMS XC, इसके क्रॉस वोल्टेज इसके, क्योंकि सर्किट में करंट जो फ्लो होती है वो कौन सी फ्लो होगी, RMS करंट। पूरे सर्किट में कौन सी करंट, RMS करंट। तो
तो आई आर एम एस इंटू एक्सएल VL निकल जाएगा आपको, आई आर एम एस इंटू एक्ससी VC निकल जाएगा आपको। तो VL VC भी आपसे पूछा जा सकता है कि इंडक्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये सारी चीजें भी आपसे बननी चाहिए, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। रेजोनेट है ना। अच्छा बताइए इसका क्वालिटी फैक्टर कितना होगा, वो भी आप निकाल सकते हैं। क्वालिटी फैक्टर है ना, क्वालिटी फैक्टर निकाल सकते हैं। देखिए बेटा क्वालिटी फैक्टर देखिए, क्वालिटी फैक्टर देखिए 1/R L/C 1/3 अंडर रूट L की वैल्यू है 0.14 और C की वैल्यू है 500 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। 1/3 तो 10⁻6 पूरा पूरा ऊपर जाएगा तो 14, 4 0 और 500 ही 2 0 बढ़ गया, ये आया 1400 अंडर रूट 10 अंडर रूट 14/3 अंडर रूट 14 की वैल्यू लगभग 3.8, 10 इंटू 3.8/3 तो 38/3 12.6 ये क्वालिटी फैक्टर है, ये क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। 12.6 का क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर की अगर आप यूनिट निकालें अच्छा अपान 5 भी है, ठीक अपान 5 भी है, अपान अंडर रूट 5 भी है ना, ऐसा ठीक। यहाँ पे अंडर रूट 5 2.2 और, ठीक है, अपान 2.2 और कर दीजिए, 2.2 और कर दीजिए तो ये हो जाएगा 22 पंचे 110 22 5.8 के आसपास किया, 5.7 ठीक, 5.7 के आसपास है, क्योंकि अंडर रूट 5 बस का हिसाब नहीं होगा इस फाइनल आंसर में, तो अंडर रूट 5 के स्थान पर 2.2 का हमने और डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 126 बटे 22, 22 पंचे 110 बचा 16, 160 पूरा 22 154, ठीक है। 6 बचा, आप चाहें तो 5.72 को 5.73 लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वालिटी फैक्टर, ठीक, क्योंकि फैक्टर है इसलिए यूनिट की बात हम करेंगे, है ना, क्योंकि फैक्टर है इसलिए यूनिट की बात हम नहीं करेंगे। लेकिन बेटा एक और क्वेश्चन थोड़ा और एडवांस लेवल पे लेके आते हैं, बढ़िया मॉडल। RLC सीरीज सर्किट आपको दिया गया है कि सबके क्रॉस वोल्टमीटर लगाएंगे, सबके क्रॉस वोल्टमीटर लगाएंगे। क्यों लगाए गए थे, इनके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना। यहां पे आपको कुछ नहीं दिया था बहुत ज्यादा, V = V0 साइन 3t + π/3 ऐसा कुछ दिया, ठीक है, ऐसा कुछ दिया। चलिए मैं यहां 100π लिख दूं, चलिए नहीं 3t जिससे कि अपने इंडिया की सप्लाई हो जाए, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू भी ओमेगा टी हो जाएगा ना 100πt, ओमेगा इक्वल टू अगर 100π हो जाएगा तो ओमेगा को 2π लिख दें तो 100π हो जाए
तो 2 पाई 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 एफ इक्वल टू 50 हर्ट्ज, जिससे हमने लिया कि ओरिजिनल सप्लाई का एक क्वेश्चन अच्छा ठीक है, इसलिए 100 पाई लिखा समान। एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, डाटा चेंज हो सकते हैं क्योंकि डाटा तो याद नहीं रहता, मॉडल याद रहता है। इतना मुझे याद आ रहा है कि V1 40 वोल्ट, V2 भी 40 वोल्ट और V3 10 वोल्ट ये दिया था, और R की वैल्यू दिया था, कुछ दिया था पर मैं 10 ओम मान के चलता, ठीक है, कुछ दिया था पर मैं 10 ओम मान के चलता। L और C की वैल्यू नहीं, L और C की वैल्यू। अब वो 2-3 ऑप्शन मतलब पैसेज टाइप का क्वेश्चन था पूरा, तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ बने थे। आपको करंट इक्वेशन देनी थी, आपको L और C देना था, 3 चीज पूछा था। 3 क्वेश्चन पैसेज पे होते ही हैं पे, तो 3 क्वेश्चन के ये पूरा पैसेज था। चलिए हम निकालते हैं क्या क्या कैसे कैसे। एक बात तो कंफर्म है कि अपने पास ओमेगा है, जो है 100 पाई का ओमेगा है। एक और बात कंफर्म है कि जो VRMS है वो 40 वोल्ट है इसके पास, तो VRMS है वो 40 वोल्ट है इसके। तो VRMS और 10 को मिला IRMS इक्वल टू VRMS अपॉन 10। हर रजिस्टर की मैं बात कर रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ज्यादा हमको पता ही नहीं। तो VRMS था 40 और ये थी 10, 4 एम्पियर की RMS। तो मैक्सिमम करंट कितना, √2 को मल्टीप्लाई करके 4√2 एम्पियर की मैक्सिमम करंट जाएगी। एक ये भी चीज पूछा जा सकता था अगर आसान क्वेश्चन पूछता, ऐसा पूछा भी पूरे पैसेज पे, 4√2 एम्पियर की मैक्सिमम करंट। अच्छा 4√2 एम्पियर की मैक्सिमम करंट, हाँ भाई जाएगी। क्या यही मैक्सिमम करंट सब में जाएगी, क्योंकि सीरीज में है और एलसी सर्किट था, यही आरएमएस करंट 4 एम्पियर वाली सब में जाएगी, यही मैक्सिमम करंट 4√2 एम्पियर वाली सब में जाएगी। आपको VL पता है, कितना 40। VL क्या, IRMS इंटू XL। VL यही होता है, IXL तो I कौन सी, RMS इक्वल टू 40, IRMS है 4 इंटू XL बराबर 40। आपको XL मिला 10 ओम मिला, और XL होता है ओमेगा L, तो L यहां से आप ले सकते हैं 10 अपान ओमेगा, और ओमेगा है 100, ओमेगा है 100 पाई का, L इक्वल टू 1 अपान 10 पाई। ठीक, L की वैल्यू भी मिल गई, लेकिन कुछ नहीं दिया था क्वेश्चन में, और माइंड कैसे घूमता है, कैसे सोचे क्या दिया है, कहां से लेके आए। L क्या यही सेम कांड XC के लिए भी, हाँ। VC आपको दिया है 10 वोल्ट, VC मतलब V3 10 वोल्ट, ये होगा IRMS इंटू XC, 4 इंटू XC बराबर 2.5 वोल्ट, और XC होता है 1 अपान ओमेगा C,
बराबर 2.5 ओम। यहां से आप C निकाल लेंगे 1/2.5 इंटू C, सॉरी 100 पाई। यहां से आप C तो ये हो जाएगा 1/250 पाई फैराड। ठीक, और आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लेंगे, ऑप्शन के हिसाब से दे सकते। आपके पास L मिल गया, आपके पास C मिल गया। XL बड़ा कि XC बड़ा? XL बड़ा, 10 का था। पूरे सर्किट का नेचर इंडक्टिव। कमेंट करेंगे यहां से, क्योंकि XL बड़ा है XC से, इसलिए अच्छा VL बड़ा था VC से, वैसे भी लिखा हमें XL XC ना कमेंट करते तब भी VL VC से बड़ा था। ठीक है, इसलिए सर्किट इज इंडक्टिव नेचर। सर्किट इज इंडक्टिव नेचर। ऐसा भी पूछा जा सकता है एक छोटे क्वेश्चन के रूप में कि बताइए सर्किट का नेचर क्या। आप कैसे जानेंगे? तो शऊर है नहीं, आप कैसे जानेंगे भाई इंडक्टिव है कर, तो नहीं, रिएक्टेंस निकाल के आप खेल कर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ वोल्टेज लीड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? वोल्टेज करंट लैग करेगा। वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग करेगी। तो कितना लैग करेगी ये क्वेश्चन तुरंत मन में इक्वल टू एक्स। अब एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल माइनस एक्ससी अपान, आप एक्सएल एक्ससी निकाल चुके हैं। एक्सएल 10 माइनस 2.5/10। फाइव इक्वल टू 10 इनवर्स, 10 में 2.5 चला गया 7.5/10। 3/4 कितना आया? 10/5 की वैल्यू। सैंतीस डिग्री आया। ट्रायंगल याद है ये वाला, 3 4 5 37 डिग्री। ठीक है, तो यहां से आप फाई कितना निकाल लिए? 37 डिग्री। चलिए, करंट निकालने के लिए जो भी डाटा आपको चाहिए था, I0 चाहिए था, मिल चुका है। साइन ओमेगा टी पहले से जो दिया था, फेज चाहिए था, मिल चुका है। लीड होगा, लैग होगा, वो मिल चुका है। अब करंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब करंट की इक्वेशन मैं यहां लिखता हूं, करंट की इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ करंट, I इक्वल टू I0 कितना? 4√2 साइन ओमेगा टी, तो 100 पाई टी प्लस π/3 पहले से था। अब समस्या है प्लस करें कि माइनस करें? प्लस करें कि माइनस करें? माइनस करें, क्योंकि करंट लैग कर रहा है। इंडक्टिव नेचर, करंट लैग करेगा। लैग के लिए माइनस, कितने से लैग करेगा? 37 डिग्री से। ठीक, 60 माइनस 37, 60 माइनस 37, 23 डिग्री के आसपास ये आएगा, है ना। तो आपने फाइनल लिख लो 4√2 साइन 100 पाई टी प्लस 23 डिग्री। अब ये ऑप्शन में था, पगला रहे थे कि 23 डिग्री कैसे आएगा, फेज 23 डिग्री की तो वैल्यू नहीं पता। कुछ लोग ऑप्शन देख के ही पगला जाएंगे, है ना। कुछ नहीं, आप नॉर्मली सॉल्व करना शुरू कीजिए, जो जानते हैं उस हिसाब से। एडवांस लेवल का बढ़िया क्वेश्चन, मतलब ये मान लीजिए कि 12-15 नंबर को उस साल में पूछ लिया ऐसी, बस 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन, 12 नंबर फिक्स था, अकेले ऐसी का क्वेश्चन। ठीक है, ये आरएलसी के बारे में जो कुछ भी हमको जानना था हम जान चुके हैं। आरएलसी सीरीज सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन से लेके न्यूमेरिकल्स तक लगभग क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। मिटाओ इसको, मिटाओ। पावर इन एसी सर्किट, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, एक बार फिर से बोर्ड के लिए 4 नंबर के लिए। पावर इन एसी सर्किट,
अच्छा वो एवरेज पावर है, कौन सी पावर है? एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस नहीं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस तो आप भी आई कर दीजिए नॉर्मली, इंस्टेंटेनियस के लिए आप नॉर्मली भी आई कर दीजिए। रिजल्ट आने वाला है VRMS IRMS cos phi, VRMS IRMS cos phi, ये P एवरेज का डेरिवेशन आने वाला है। अलग अलग किताबें अलग अलग तरीके से करती हैं, मैं अपने तरीके से करने का प्रयास करता हूं। मान लेते हैं कि वोल्टेज है V0 sin ओमेगा, ऐसा मान लेते हैं, और करंट है I0 sin ओमेगा t प्लस फाइव। मान लेते कुछ फिर डिफरेंस है वोल्टेज करंट, है ना। हम क्यों मान के चले कि रजिस्टर सर्किट है तो फिर डिफरेंस नहीं होगा, मान लेते हैं सर्किट कैसे भी हो फिर डिफरेंस तो होगा ही, एक जनरल बात हम कर लेते हैं। अगर आप अच्छा क्या ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट है? हाँ, तुरंत क्योंकि टी के साथ जैसे टी रखोगे इंस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। अगर आप पी एवरेज की बात करो तो V इंटू जो आएगा उसका एवरेज, पी एवरेज कितना जो आएगा उसका एवरेज, तो V कितना है? V0 sin ओमेगा टी, और वो है I0 sin ओमेगा टी प्लस फाइव, और जो आएगा उनका एवरेज। एवरेज का ये भी एक तरीका है, हम ऊपर डंडा पूरे के ऊपर लगाए तो थोड़ा अजीब लगेगा। बहुत सारी किताबें बहुत सारे तरीके दिए गए हैं, हमारा जो अभी तक हम भी दूसरे तरीके से करते थे, क्योंकि आप बहुत ऊपर लेवल में पहुंच चुके हैं, इसलिए ऊपर वाला डेरिवेशन कराएगा, है ना। नॉर्मली डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके साइन ए साइन बी का फार्मूला लगा के तरह तरह की बातें होती है, कुछ बोलने की बात नहीं है। V0 sin ओमेगा टी इंटू I0 साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दें हम, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उम्मीद है फार्मूला आपको याद होगा, साइन ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, और इनका सबका एवरेज लेना है लास्ट में, क्योंकि हम एवरेज पावर देख रहे हैं। अच्छा V0 I0 अलग करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू का एवरेज बहुत ज्यादा महत्व ही नहीं है, बाकी अंदर लिखा है। साइन ओमेगा टी के सब में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव, बोलो ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, और इनका हमको ले लेना है एवरेज, बोलो ठीक है ना, क्योंकि V0 I0 तो मैक्सिमम वैल्यू, तो एवरेज में कोई महत्व है नहीं बहुत ज्यादा। थोड़ा और एडजस्ट करते हैं, अगर हम 2 का गुणा करके 2 का भाग दे दें, ध्यान देंगे 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी अपॉन 2 sin 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा। ऐसे 2 का गुणा करते हैं इसमें 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, और 2 का भाग भी दे देते हैं, और ये sin फाइव बचा रहे, और लास्ट में ले लेना है इन सबका एवरेज। ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस साइन 2 ओमेगा टी साइन फाइव अपॉन 2, और लास्ट में ले लेना है इन सबका एवरेज। यहाँ पे आप कारण देंगे, यहाँ पे आप देंगे क्योंकि मतलब इसके यहाँ पे कारण देंगे, क्योंकि साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला है वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, या कारण है, ठीक है, तब आप ये चीज लिख पाएंगे। अच्छा अब आप जानते हैं, याद करिए, क्योंकि फाई तो फेज है, फेज जो उसका तो एवरेज वैल्यू बहुत ज्यादा महत्व है नहीं,
फेज के एवरेज वैल्यू में कोई महत्व नहीं है। फेज का क्या महत्व भाई, फेज का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फेज आगे कर दो पीछे कर दो, एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू क्या फर्क पड़ता है या कुछ नहीं, है ना। तो फेज से बहुत ज्यादा मतलब भी नहीं। और आप क्या जानते हैं ये देखिए, वी नो दैट, जाने चाहे ना जाने ये लिखना है, हम जानते हैं, हमने ही जनवाया था और ऐसा ही स्टार पॉइंट में जनवाया था कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 1/2, और ये भी जनवाया था कि साइन ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी साइन 3 ओमेगा टी ये सब कितना होगा 0। ठीक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे साइन 2 ओमेगा टी बस की जरूरत है, तो आप केवल साइन 2 ओमेगा टी लिखिए, है ना। ये कितना होती है 0। एवरेज वैल्यू आप साइन 2 ओमेगा टी कितना 0 ना दिख रहा होगा, थोड़ा और तेज लिख देता हूँ 0। ठीक, रखे यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी के स्थान पे 1/2 लिख दें, पी एवरेज भी नॉट आई नॉट तो आ गया था बाहर। अब एवरेज ले रहे हैं तो यहाँ पे 1/2 cos फाई लिख दें, 1/2 cos फाई प्लस वो तो फिर ऑर्डर 0 हो जाएगा। ठीक, थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं, इसको हम v0/√2 इंटू i0/√2 cos फाई लिख दें, क्योंकि √2 मिला के वैसे भी 2 हो जाना है ना। ये क्या है v0/√2 क्या है Vrms, i0/√2 क्या है Irms। इस हिसाब से आप पी एवरेज निकाल पाओगे, Vrms Irms cos फाई, ठीक है, Vrms Irms cos फाई, है ना। फेज डिफरेंस है दोनों में, वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज है वो क्या है फाई। ठीक है, अब लिख देंगे वेयर फाई के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। वेयर फाई इज फेज डिफरेंस, फाई क्या है फेज डिफरेंस। ठीक है, तो आप वोल्टेज Vrms निकालना सीखे हैं, करंट की इक्वेशंस निकालना बहुत ज्यादा सीख चुके हैं, Vrms Irms फेज अलग से निकालना सीख चुके हैं, तो सबको मल्टीप्लाई करके एवरेज निकालना, पावर एवरेज निकालना सीख सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इसलिए हम अलग से न्यूमेरिकल्स पावर के नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पावर फैक्टर पे न्यूमेरिकल हुए हैं, पावर Vrms पे Irms पे cos फाई पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हुए हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करके आप पावर निकाल सकते हैं जहां भी पूछे। याद रखिए Vrms Irms cos फाई। ठीक है, मिटाते हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं, चोक कॉइल। होता ये है कि हमने एक दिन आपसे चर्चा किया था कि 220 वोल्ट सप्लाई का मतलब होता है 220 वोल्ट आरएमएस, 220 वोल्ट आरएमएस। और अगर याद हो तो इसका मैक्सिमम वैल्यू इसका √2 गुना और लगभग 318 वोल्ट के आसपास इसका मैक्सिमम है। आप सोच के देखिए कि 318 वोल्ट कितना हाई वोल्टेज होता है, तो क्या जल नहीं जाएगा? अगर हम कुछ प्रोटेक्शन की डिवाइसेस ना लगाएं हर जगह, चाहे आप फैन की बात करें, चाहे ट्यूबलाइट की बात करें, चाहे और बात, पर नॉर्मली बल्ब्स के लिए, नॉर्मली ये जो ट्यूबलाइट लगी होती है ना सामने, वो ठीक 200 वोल्ट की नहीं सह पाएगी, जल जाएगी। खासकर जो ट्यूब होता है ना, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट इतना ज्यादा हो जाएगा, ग्लास ही तो है ना, हीटिंग इफेक्ट से फूट जाएगा। मरकरी वाला ट्यूब जो होता है, मरकरी लाइट नहीं सह पाएगा, वो फूट जाएगा।
तो करे क्या? क्षमता भी नहीं है कि इससे कम में हम उसको जला लें। भाई 220 वोल्ट से हम सप्लाई कम ही दे ही नहीं सकते, बन ही नहीं सकती वो, है ना। करेगा उसको चाहिए भी उतना और जल भी जाएगा। तो एक उपाय सुना कि हम कुछ प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगाते हैं। मान लेते हैं कि ये ट्यूबलाइट है, मान लेते हैं कि ये ट्यूबलाइट है, अंदर ये रॉड लगा है। हम क्या करें? सबसे अच्छा उपाय है तो रेजिस्टेंस लगा दे, रोक देगा। सबसे अच्छा उपाय है कि सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दे। पर इसका डिसएडवांटेज भी तो है। क्या? हीट पैदा करता है, I स्क्वायर आर, पावर कंज्यूम करेगा। हम ये चाहते हैं कि पावर भी कंज्यूम ना हो और काम भी हो जाए। तो केवल रजिस्टर नहीं, एक इंडक्टर लगाएगा। उससे क्या होगा भाई? इंडक्टर करंट कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी डिवाइस है, बहुत अच्छी डिवाइस। धीरे धीरे वो डिस्चार्ज होता रहता है, धीरे धीरे चार्ज होता रहता है। पूरे लाइट को रोकेगा, पूरे करंट को रोकेगा और जितना उसको जरूरत है उतना देगा। ये इंडक्टर की बहुत खास विशेषता है, ठीक है। जितना उसको जरूरत है उस हिसाब से फ्लक्स में चेंज करवाएगा और उस हिसाब से वो अपना काम करेगा, ठीक। फिर रजिस्टर क्यों लगाया गया? क्योंकि इंडक्टर अकेले खराब हो जाता है। इंडक्टर के अकेले की बस की बात नहीं है, थोड़ा सा रजिस्टर की बात होती है, ट्यूनिंग सही है, वेव शेप अच्छी बने, बहुत इधर उधर फ्लक्चुएशंस ना हो। क्योंकि इंडक्टर चार्ज डिस्चार्ज लगातार होगा और लाइट में फ्लक्चुएशन होगा तो वो भी खतरनाक चीज ही है। तो थोड़ा स्थिर करने के लिए रजिस्टर हमने लगाया है, पर मेन काम क्या करेगा? ये जो RL सीरीज में है ना, यही है चोक कॉइल। यही क्या है? चोक कॉइल। ट्यूबलाइट जो पहले वाली आती थी उसमें अलग से चोक लगाया जाता था। अब वाली ट्यूबलाइट जो आती है उसमें अंदर से लगा होता है। ये तो है उसकी बात। अच्छा, विशेषता ये है कि R मिनिमम होना चाहिए, R मिनिमम होना चाहिए और L मैक्सिमम होना चाहिए। अच्छा, तो क्या करें भाई? तांबे के मोटे तार ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? तांबे के मोटे तार। तो मोटे तार लेने से फर्क ये पड़ेगा कि रेजिस्टेंस कम। हमने पढ़ा था करंट में, एरिया बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो क्या ले लें भाई? उपयुक्त क्या है? उपयुक्त मटेरियल क्या है? उपयुक्त मटेरियल क्या है? तांबे के मोटे तार, है ना, थिक वायर, थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर, विथ हाई नंबर ऑफ टर्न। ज्यादा टर्न लेने से कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाता है, याद हो तो। ज्यादा टर्न क्यों लिया? सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाता है। बढ़िया ना, एन पे डिपेंड, एन स्क्वायर पे बल भी डिपेंड करता है ना। 2 का 4 हो जाता है सेल्फ इंडक्टेंस, याद हो तो। कॉइल क्या है भाई? इंडक्टर क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस तो है उसके पास, एल है ना। थिक इंसुलेटेड वायर का क्या फायदा है? याद रखिए, थ्योरी के क्वेश्चन खूब पूछते हैं। मोटे तार ही क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कम होता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कैसे कम होता है? क्योंकि एरिया कम, सॉरी एरिया ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस कम। अच्छा, हाई नंबर ऑफ टर्न का क्या फायदा है? सेल्फ इंडक्टेंस का। ठीक है, हाई नंबर ऑफ टर्न का क्या मतलब है? सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा। अच्छा, मोटे तार ले लिया, ज्यादा नंबर में ले लिया, तो लपेट दें कहां? कहां लपेट दें? नर्म लोहे पे। कहां लपेट दें? नर्म लोहे, सॉफ्ट आयरन। कहां लपेटना है इसको? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन कोर पर लपेटते हैं। अच्छा, अब सॉफ्ट आयरन कोर का क्या फायदा है? परमिएबिलिटी ज्यादा है। परमिएबिलिटी, एबिलिटी टू परमिट फ्लक्स,
फ्लक्स फ्लो करने का परमिट ज्यादा है सॉफ्ट आयरन हो जाता, ठीक है। इसका क्या फायदा है, परमिएबिलिटी ज्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रहे हैं, ये सब कुछ मिला के आपको बोर्ड में लिखना है अगर चोक कॉइल आता है, ठीक है। चोक कॉइल का होता है, चोक कॉइल तांबे के मोटे तारों को बहुत अधिक फेरों में नर्म लोहे के क्रोड पर लपेट कर बनाई जाती है, ठीक है। मैं अगर इसका संरचना बना के स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो ये हो गया आपका सॉफ्ट आयरन कोर, यहां पे लपेटते हैं हम तांबे के मोटे तार, ये यहां आपका मान लीजिए ये बल्ब लगा था, सीरीज में हमने इसको लगा दिया, ठीक है। मान लेते हैं कि यहां पे अल्टरनेटिंग सप्लाई, ठीक है। ऐसे जाएगी, इसको पूरा जाने दो और इसको ऐसे होने दो, ठीक। उल्टा हो गया, चलो बाइंडिंग उल्टा हो गई, तो यहां से करंट जा रही तो ऐसे जाएगी, ठीक, ये वैसे कैसे वही बन गया क्या, कैसे वही बना क्या, हाँ फिर से वही बन गया, बाइंडिंग उल्टा हो जाएगा, बाइंडिंग उल्टा हो जाएगा, ऐसे बनाते हैं, ये से ये ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पे लगा देते हैं, ये कोई बल्ब है और यहाँ भी ये अल्टरनेटिंग सप्लाई, ठीक। ये पूरा चौक पार्ट है, ठीक। ये है क्या, सॉफ्ट आयरन कोर, ये क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर। ये क्या है, थिक कॉपर वायर्स, ये क्या है, थिक कॉपर वायर्स। ये क्या है, अल्टरनेटिंग सप्लाई, ये क्या है, ट्यूबलाइट। ये क्या है, ट्यूबलाइट मरकरी लैंप में ज्यादा यूज होता है, ठीक। तो आप पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर क्या है वो लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या चोक कॉइल आरएल सर्किट की तरह व्यवहार करेगा, हाँ, ये चीज आप माइंड में रखिए, ठीक है। चोक कॉइल किसकी तरह व्यवहार करेगा, आरएल सर्किट की तरह, क्योंकि आर लगभग निग्लिजिबल है। अगर मैं आरएल सर्किट का कॉस फाई लिखूं, अगर मैं आरएल सर्किट का कॉस फाई, तो कॉस फाई तो किसी का भी हो, आर अपान जेड ही होना, कॉस फाई तो किसी का भी हो, आर अपान जेड होना है ना। मैं पावर फैक्टर की बात कर रहा हूं, पावर फैक्टर कॉस फाई कितना होता है, आर अपान जेड, और जेड कितना होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। आरएल सर्किट का अगर याद हो तो भाई आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर तुरंत याद आना चाहिए ना, 90 डिग्री पर ये हो, क्योंकि आर बहुत ज्यादा है एल से, सॉरी बहुत कम है, आर बहुत कम है एल से, इसलिए आर 0 मान लिया जाएगा, लगभग बहुत कम है भाई। एन 0.00001 लिख दो, नीचे 4-6 लाख लिख दो तो भाई वो 0 ही है ना, इसलिए cos फाई कितना आ जाएगा, 0, cos फाई कितना आ जाएगा 0, और यहां से फाई कितना आ जाएगा 90, ठीक है। चोक कॉइल का पावर फैक्टर कितना होता है, 0। चोक कॉइल कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करती, थोड़ा बहुत निग्लेजिबल के बराबर रेजिस्टेंस पे जो, ठीक है। और हम चाहते भी है भाई इंडक्टर क्यों यूज किया गया, क्योंकि रेजिस्टेंस पावर ले लिया जाता,
हम करंट कंट्रोल करने के लिए लगा रहे थे, तो इतना ज्यादा कंट्रोल कर दिया, साला पहुंच ही नहीं पाया वहां तक। इसलिए ये था कि अपना पावर भी पूरा पूरा पहुंचे और करंट को कंट्रोल कर, तो करंट को कंट्रोल कर दिया, पावर पूरा पहुंचा दिया। वो कैसे कंट्रोल हुआ? पावर फैक्टर से। हमने कैसे कंट्रोल किया? पावर फैक्टर से। ठीक है, तो पावर फैक्टर कंट्रोल करके हमने क्या कंट्रोल कर दिया? करंट कंट्रोल। ठीक है, ये आप इंजीनियरिंग में होते तो बहुत अच्छे से फील आता है कि हम कैसे पावर फैक्टर कंट्रोल करके हमने करंट कंट्रोल कर दिया। ठीक है, ये पूरा चोक कॉइल की थ्योरी है। चोक कॉइल कहां यूज किया जाता है? करंट कम चाहिए और पावर ज्यादा चाहिए, करंट कम चाहिए और पावर ज्यादा चाहिए, लॉस भी ना हो बहुत ज्यादा। ठीक है, कल देखेंगे ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के बाद जनरेटर और चैप्टर समाप्त होगा। लगभग 2 या 3 लेक्चर का और अल्टरनेटिंग करंट देखते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। अगर आज संभव हो पाया तो सीट अपलोड होगी, नहीं तो काम क्वेश्चन देंगे पर यूट्यूब पे नहीं, जो हमारे ग्रुप पे जुड़े हैं वो। ठीक है, कल फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। देखते रहिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।